बच्चों, आज हम लोग जो है केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। मेरे पास हेडिंग लिखिए, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। Factors governing rate of reaction। अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स गवर्निंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब ऐसे कौन सा फैक्टर है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकते हैं, उस पर चर्चा करें। सबसे पहला फैक्टर है अभिकारकों का एक फैक्टर को मिला करें, अभिकारकों का शामिल। अब देखिए कि सांद्रण बढ़ने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर चर्चा करें। इससे पहले का लेक्चर जो हम बताए थे, रेट लॉ या रेट इक्वेशन, उसमें किसी खास अभिक्रिया मान लीजिए इस प्रकार से है, उसके लिए हमने लिखा था ए और बी आपका अभिकारक है और प्रोडक्ट कुछ बन रहा है। उसका रेट लिखा था हमने कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर एम और कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर एन। यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है अभिकारक की सांद्रता। और वेग नियम या वेग समीकरण का परिभाषा भी वही था, अभिकारक के सांद्रण के पदों में अभिक्रिया के वेग का निरूपण वेग नियम या वेग समीकरण का और समानुपाती कंसंट्रेशन ऑफ ए की सांद्रता। तो यहाँ स्पष्ट है कि यदि कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये जनरली कह रहे हैं, सामान्यतः ऐसा आप हमेशा नहीं कर सकते। हमेशा आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव आ जाए या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो जाए, तब ये बात जो बोले कंसंट्रेशन को बढ़ा दीजिए अभिक्रिया का वेग बढ़ जाए, ऐसा तब नहीं होगा। हम सामान्यतः जनरली केस में कह रहे हैं कि अभिक्रिया का वेग बढ़ाएंगे, अभिक्रिया का सांद्रण बढ़ाएंगे तो अभिकारक का सांद्रण बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। अब सवाल ये उठता है, सर ये तो जनरल इक्वेशन का है, लेकिन आपने कुछ ऐसा भी इक्वेशन बोला है कि जहाँ पर प्रेशर का टर्म होता है, ऐसा बोला हमने। वो बोले थे हम गैसियस रिएक्शन में, गैसीय अभिक्रिया, गैसियस रिएक्शन मान लीजिए, यही गैसियस रिएक्शन, इसी को मान लेते हैं गैसीय अभिक्रिया। तब हम लिखते हैं आर समानुपाती पार्शियली प्रेशर ऑफ ए गुना पार्शियली प्रेशर ऑफ बी पे पावर एन। तब वहां पर डिपेंड करता है आंशिक दाब का पद। तो यदि सामान्यतः अभिक्रिया है, उसमें भी सामान्य रूप से यदि अभिकारक की सांद्रता को बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती, सामान्यतः होते हैं, ऐसा हमेशा नहीं होगा। और यदि गैसीय अभिक्रिया है तो आप उसके दाब को बढ़ाइएगा तो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होगी। ठीक, पहला बात समझ गए। दूसरा फैक्टर है अभिकारकों की प्रकृति। नेचर ऑफ रिएक्शन। अब अभिकारक किस प्रकार से रहेंगे तो अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से बढ़ेगा, इसको देखें। अब अभिकारकों की प्रकृति नेचर ऑफ रिएक्शन में पहले चलते हैं भौतिक अवस्था।
आप जानते हैं पदार्थ 3 प्रकार का होता है भौतिक अवस्था के आधार पर, गैस, लिक्विड और सॉलिड, ठोस, द्रव और गैस। यदि आपका गैसियस फॉर्म में है अभिकारक, तो आखिर तीनों में क्या डिफरेंस है? ठोस, द्रव और गैस। ठोस के अणुओं के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स अधिक होता है, लिक्विड में थोड़ा सा कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। जो सबसे कम है जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो आसानी से टूटेगा और आसानी से नया यौगिक बनाएगा, यानी प्रोडक्ट बनाएगा। तो यदि फिजिकल स्टेट के आधार पर देखें तो सबसे ज़्यादा अभिक्रिया का वेग होगा गैसियस फॉर्म का, उससे कम होगा लिक्विड फॉर्म का और सबसे कम होगा सॉलिड फॉर्म का। ठीक, पहला तरीका समझ गए कि अभिकारकों की प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा, इसी अभिकारक की प्रकृति में और चलते हैं कि अभिक्रिया किस प्रकार का है। अभिक्रिया 2 प्रकार का होता है, एक को कहते हैं समांग अभिक्रिया, एक को कहते हैं विषमांग अभिक्रिया। होमोजीनियस यानी समांग और एक होता है समांग अभिक्रिया का मतलब है जब अभिकारकों की भौतिक अवस्था और प्रतिफल, 2 चीज अभिक्रिया में, दोनों की भौतिक अवस्था सेम हो, उसे कहते हैं समांग अभिक्रिया। और जब चेंज हो जाए, अभिकारक की भौतिक अवस्था अलग हो, प्रतिफल की अलग हो, तो उसको कहते हैं विषमांग अभिक्रिया, हेटेरोजीनियस रिएक्शन। ये आपका होमोजीनियस। अब ये दोनों में किसका वेग अधिक? समान, एक जैसा। तब देखिए अंडरस्टैंडिंग के मामले में एक जैसा दोस्त है, जल्दी बात समझ में आ जाता है। कोई बात अलग टाइप का लोग है, आपके सर्किल के अलग का कोई व्यक्ति होगा, उसको बात समझ में नहीं आएगा या कम आएगा या लेट से समझेगा। वही हाल है यहाँ, सब तो एक जैसा है समांग अभिक्रिया में। समांग अभिक्रिया में क्या बोला? जब अभिकारकों की और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था क्या हो, एक समान हो, तो उसे समांग अभिक्रिया कहते हैं, और जब अलग अलग हो उसे क्या कहते हैं? विषमांग अभिक्रिया। तो समांग अभिक्रिया का वेग क्या होगा? अधिक होगा। किसके कंपैरिजन में? विषमांग अभिक्रियाओं के वेग के कंपैरिजन। पहले भौतिक अवस्था देखा, फिर हमने देखा कि अभिक्रिया में किस प्रकार का रिएक्टेंट और किस प्रकार का। ठीक, अब देखते हैं अस्थायित्व के मामले में। अस्थायी और एक मानते हैं अस्थायी। यदि कोई अभिकारक अस्थायी है, तो अस्थायी है तो उसको तोड़ने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक लगेगा, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी अधिक लगेगा, क्योंकि अस्थायी है तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा। तो वहां पर एनर्जी जो है आपको तोड़ने में अधिक लगेगा, तोड़ने में एनर्जी अधिक लगा, मतलब अभिक्रिया का भी ऑटोमेटिक क्या होगा? लो होगा। एनर्जी ज़्यादा एनर्जी लेवल पहुंचना। मान लीजिए अस्थायी तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी, मान लीजिए 100 किलो जूल, और अस्थायी को तोड़ने में मान लीजिए कम लगेगा, 80 किलो जूल। आप किस एनर्जी लेवल पे पहले पहुंचेगा? 80 किलो जूल और अस्थायी वाले पे पहले पहुंचेगा, और फिर जो है आप लोग पहुंचिएगा अस्थायी वाले पे। पहले अस्थायी वाले पे पहुंचिएगा तो इसका एनर्जी लेवल कम होगा, और उसके बाद पहुंचिएगा आप किस पे? अस्थायी वाले पे, क्योंकि उसका एनर्जी लेवल क्या है? ये बात समझ में आ गया? ये सब है किसमें? अभिकारकों की प्रकृति के ही मामले में। अब हम लोग चलते हैं, एक फिजिकल स्टेज हो गया, ये होमोजीनियस हेटेरोजीनियस हो गया, एक अस्थायी अवस्था। नंबर और एक बात कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा क्रियाशील है और कौन सा कम क्रियाशील, इस पे भी डिपेंड करता है। जैसे देखिए, एक अधिक क्रियाशील और एक कम क्रियाशील, यानी अभिकारकों की क्रियाशीलता क्या है? अधिक क्रियाशील, आप तीसरा अध्याय में पढ़े हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी, वहां पर एक ट्रिक भी बताया है, या फिर आपको जो है लिस्ट भी लिखा है कि
क्रियाशीलता का क्या क्रम होता है एलिमेंट में। दो तत्व लेते हैं, एक सोडियम और एक कम क्रियाशील ने क्या लिया, मैग्नीशियम। अब दोनों की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, जल से करवाते हैं। तो किसका स्पीड अधिक होगा और किसका स्पीड कम होगा। सोडियम अधिक क्रियाशील है। सोडियम के बारे में जानते हैं तो जान लीजिए, सोडियम ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर देता है और मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो किसमें ज्यादा समय लगा, मैग्नीशियम वाले में ज्यादा समय लगा। तो ज्यादा समय लगा तो उसका स्पीड कम है। ज्यादा समय लगने का मतलब स्पीड कम है। या तो ठंडे जल, ठंडा जल सोडियम को अभिक्रिया करवा दीजिए, बन जाएगा NaOH और H2। तो यहाँ पर कम समय लगा, इसका अभिक्रिया का वेग अधिक है, इसका अभिक्रिया का वेग क्या है, कम है। याद रखिएगा, जो अधिक क्रियाशील होगा, जो अधिक क्रियाशील होगा उसके अभिक्रिया का वेग कम क्रियाशील एलिमेंट की अभिक्रिया से हमेशा क्या होता है, ये अधिक होता है। ठीक, अभिकारकों की प्रकृति देखें, भौतिक अवस्था पे आधार पे देखें तो गैस वाले का अधिक होगा। यदि आप समांग विषमांग अभिक्रिया के आधार पे देखें तो समांग वाले का अधिक होगा। और यदि अस्थाई और अस्थाई के आधार पे देखें, अभिकारक का प्रकृति नेचर देखें तो अस्थाई वाले का अधिक होगा। और यदि आप एलिमेंट के क्रियाशीलता के आधार पे देखें, तत्व की क्रियाशीलता के आधार पे देखें तो अधिक क्रियाशील वाले का वेग कम क्रियाशील वाले के वेग से क्या होता है, अधिक होता है। इसको नोट डाउन आप करते जाइएगा, ठीक है, लिखते जाइएगा इस बात को, ठीक है, या तो PDF फॉर्म में है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक, अब तीसरा है संपर्क सतह का क्षेत्रफल। संपर्क सतह का क्षेत्रफल, ठीक है। अब संपर्क सतह का क्षेत्रफल ये जनरली लागू होता है आपका सॉलिड वाले, किस पे लागू होता है, ठोस अवस्था वाले, किस पे लागू होता है, ठोस अवस्था वाले। संपर्क सतह का क्षेत्रफल वाला ये जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला कारक हम पढ़ रहे हैं, किस पे जनरली लागू होता है, ठोस अवस्था वाले अभिकारक। ठीक, इसको समझने के लिए आप क्या कीजिए, लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा लीजिए, लकड़ी का क्या करेंगे, बड़ा टुकड़ा, ठीक है। उस बड़े टुकड़े को 3 बराबर पार्ट में काट दो। बड़े टुकड़े को क्या कर दिया हमने, 3 बराबर पार्ट में काट दिया। मान लीजिए लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा था, 3 बराबर भाग में इसको काट दिया। पहले वाले पार्ट को हम एकदम जो जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। दूसरे वाले पार्ट को क्या करते हैं, कुल्हाड़ी की सहायता से या किसी अन्य औजार की सहायता से उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दें, छोटा छोटा पार्ट, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दें। छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने के बाद उसका एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जो जगह इतना बड़ा छेका हुआ था, इतना बड़ा जगह छेका था, ज़्यादा फैलेगा। और बड़ा टुकड़ा को तोड़िए कभी लकड़ी को, जैसे छोटा छोटा टुकड़ा खींचेगा ना वो ज़्यादा जगह छेकेगा, संपर्क सतह का क्षेत्रफल बढ़ गया। और लास्ट वाले टुकड़े को क्या कहते हैं, गुंडी बना लीजिए, हिंदी में कहते हैं उसको बुरादा, अपने यहाँ कहते हैं गुंडी ना। लकड़ी का देखते होंगे गुंडी बुरादा टाइप का होता है, महीन कण होता है, उसका संपर्क क्षेत्रफल और ज्यादा हो। तीनों को और देखिए बात को, एक टुकड़े को हमने बड़ा ही रहने दिया, दूसरे टुकड़े को छोटे छोटे पार्ट में काट दिया, और तीसरे टुकड़े को हमने क्या कर दिया, बुरादा बना दिया, गुंडी जिसको कहते हैं अपने यहाँ। लकड़ी का छोटा पतला पतला कण होता है, ठीक है, बहुत महीन कण होता है। तीनों को जलाएंगे। ये गुंडी जैसे जलाते हैं ना, फक से लड़ जाते हैं। जैसे तेल जलाने, तेल डाल के जब आग लगाते हैं वैसा, उतना तेज यह जो है जल जाएगा। इसका भी क्रिया का अधिक है। अब की दोनों बड़ा टुकड़ा और छोटा छोटा टुकड़ा, लकड़ी का जो छोटा छोटा टुकड़ा होगा वो जल्दी तेज से जलेगा, किसके अपेक्षा, बड़े टुकड़े की अपेक्षा। क्यों हुआ ऐसा, संपर्क सतह का क्षेत्रफल इसका सबसे अधिक था, इसका उससे कम था, इसका सबसे कम था। तो जिसका सबसे अधिक संपर्क सतह का क्षेत्रफल उसके अभिक्रिया का वेग अधिक, जिसका कम उसका उससे कम, जिसका सबसे कम है संपर्क सतह का क्षेत्रफल उसका अभिक्रिया का वेग और कम। या इसको एक दूसरा होगा, आप जो है घर में मीठा पानी तैयार, मीठा पानी मतलब चीनी, मीठा लगे पानी,
तो आप जो है मिश्री का कण आता है, बड़ा पत्थर टाइप का, छोटा पत्थर का टुकड़ा होता है, उसके बाद मिश्री का कण आता है। और एक देखे होंगे चीनी का कण, ठीक है, अपने यहाँ मिश्री चीनी अलग अलग चीज कहता है। अब दोनों को जो है अलग अलग बर्तन में मिलाइए, देखिएगा चीनी का कण जो है जल्दी घुल जाएगा। या उसी मिश्री के कण को क्या कीजिए, पहले ठोस अवस्था में डालिए जैसा आता है मार्केट से, और फिर उसको क्या कर दीजिए, तोड़ के उसको क्या कर दीजिए, महीन कण में कर दीजिए। तो महीन कण में जब पाउडर बन जाएगा वो, तो वो देखिएगा कि ज़्यादा तेजी के साथ बनेगा। या आप लोग क्या करता है, टेबलेट दवाई देता है कभी, टेबलेट को क्या करता है, डायरेक्ट खा लेते, बहुत अच्छा, लेकिन उस टेबलेट को क्या कर दिया आप, महीन जो है कूट के बच्चों को देता है, कूट के, तो जो है महीन कूट के यदि देंगे तो वो ज़्यादा तेजी के साथ घूमता है, जल्दी इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि संपर्क सतह का क्षेत्रफल क्या हो गया, अधिक हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, अधिक होगा। तो संपर्क सतह का क्षेत्रफल डिपेंड करता है, प्रभावित करता है किसको, रेट ऑफ रिएक्शन। 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट समझिए, संपर्क सतह का क्षेत्रफल, इसको मिटा देते हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक कैटालिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक के बारे में कहा जाता है ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे या तो घटा दे। हमेशा नहीं कह सकते आप कि अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा ही, कभी कभी अभिक्रिया का वेग घटेगा। उत्प्रेरक क्या हुआ, जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे या तो घटा दे, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। एक उदाहरण लीजिए सर, एक उदाहरण देख लीजिए दोनों का। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके बनता है अमोनिया। यदि आप इसमें लौह चूर्ण, लोहा का टुकड़ा, लौह चूर्ण डाल देंगे, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है लौह चूर्ण अभिक्रिया के वेग को बढ़ाए, तो लौह चूर्ण को कहेंगे धनात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटालिस्ट। कभी कभी अभिक्रिया के वेग को घटाता है। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, टूट के हाइड्रोजन ऑक्साइड और क्या करता है, ऑक्सीजन में चेंज करता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड पहले जो है पत्थर टाइप का केमिकल प्रोडक्ट आता था, उसमें पानी मिला के बाल बनाने के लिए पेस्ट बनाता था, जिसको कहते थे पत्थर पानी, चलता था। अब तो सिस्टम नहीं आता, पानी जो है यही हाइड्रोजन परऑक्साइड था, पानी जैसा। तो वो पानी नहीं चाहिएगा जल्दी खराब हो, क्योंकि अगली बार भी यूज करना है। लेकिन उसका है प्रकृति की, यह ऑटोमेटिक फूटकर हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल और ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। आप चाहिएगा कि लंबे समय तक वह टिके, लंबे समय से टिके, तो लंबे समय तक टिकने के लिए आपको चाहिए कि इस प्रोसेस को रोकना है, इस अभिक्रिया को कम करना है। धीरे धीरे हो जाएगा, लेट तक चलेगा। आप इसमें क्या करते थे, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन मिला देंगे, इसका जो है रेट डाउन, रेट क्या होगा, डाउन। तो यहाँ पर यह निगेटिव कैटालिस्ट हुआ, अभिक्रिया के वेग को घटाया, और यहाँ पर क्या है, धनात्मक उत्प्रेरक यानी पॉजिटिव कैटालिस्ट, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाया। तो सवाल ये उठता है कि अभिक्रिया के वेग को क्यों बढ़ा देता है पॉजिटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और निगेटिव कैटालिस्ट अभिक्रिया के वेग को घटाएगा। सवाल ये उठता है कि क्यों। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा देर के लिए सक्रिय ऊर्जा समझना है। अभी तक नहीं हुआ है चर्चा, तो कहिएगा सक्रिय ऊर्जा किसको कहते हैं, ठीक। इस वीडियो में या तो नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे सक्रिय ऊर्जा। तत्काल अभी कुछ बता देते हैं ताकि तत्काल आपको समझ में आ जाए सक्रिय ऊर्जा किस प्रकार इफेक्ट होता है। प्रत्येक पदार्थ के पास
ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है। तो अभी आपका पदार्थ है तो मतलब रिएक्टेंट है, चेंज किस में होना चाहिए, प्रोडक्ट अभिकारक से प्रतिकारक। यहाँ पर रिएक्टेंट है, मान लीजिए यहाँ पर प्रोडक्ट है, इस लेवल से इस लेवल तक पहुँचना है, तो पदार्थ को अभिक्रिया करने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा का होना आवश्यक होता है। इस न्यूनतम ऊर्जा को कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, न्यूनतम ऊर्जा जिस पर अभिक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, देहली ऊर्जा। अब प्रत्येक पदार्थ के पास ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है, ये भी जानते हैं। अब मान लीजिए ये मान है 50 किलो जूल, पदार्थ में पहले से संचित ऊर्जा है, अभिक्रिया करने के लिए कह रहे हैं कि 200 किलो जूल चाहिए। आपको बाहर से कितना देना पड़ेगा, 150 किलो जूल। यही 150 किलो जूल क्या कहलाएगा, सक्रिय ऊर्जा। ठीक है, तो पाथ आपका है ऐसे जाना है, और यह सक्रिय ऊर्जा जो है उसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। यही अतिरिक्त ऊर्जा है जिससे जो है आप जो एनर्जी प्रत्येक पदार्थ में होती है और अभिक्रिया कहाँ जिस एनर्जी लेवल पे होगा उस तक पहुंच जाएगा। सक्रिय ऊर्जा का काम है इस एनर्जी लेवल को अभिक्रिया करने के लायक बनाना। 150 किलो जूल लगा। अब ये पॉजिटिव कैटालिस्ट, जनरली सवाल आता है पॉजिटिव भी, ठीक है, यदि चर्चा नहीं दिया हो पॉजिटिव की निगेटिव, खाली कैटालिस्ट दिया हो, प्रेरक दिया हो, समझ जाइएगा पॉजिटिव का चर्चा। तो ये पॉजिटिव कैटालिस्ट यानी धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है, यह जो पाथ है इस पाथ को यह कुछ ऐसे कर देता है। तो सक्रिय ऊर्जा का मान घट गया, पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करता है, पॉजिटिव वाला ये जो आपका सक्रिय ऊर्जा है इसके मान को डाउन कर दिया। सक्रिय ऊर्जा के मान को डाउन कैसे करेगा, तो एक अल्टरनेट पाथ होगा कि एक अल्टरनेट पाथ बन जाएगा, एक छोटा रास्ता बन जाएगा। रास्ता क्या होगा, बहुत छोटा बन जाएगा, जल्दी तेजी के साथ पहुंचिएगा। या सक्रिय ऊर्जा मान लीजिए पहले लगा 150 किलो, किसी हिसाब से जो है पॉजिटिव कैटालिस्ट दी तो मान लीजिए लगा 120, तो जल्दी कहाँ पहुंचेगा, 120 पे पहुंचेगा। तो यह पॉजिटिव कैटालिस्ट याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये धनात्मक उत्प्रेरक या उत्प्रेरक का काम क्या है, यह सक्रिय ऊर्जा के मान को कम करना, सक्रिय ऊर्जा के मान को कम करना, उसको कहते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट। और सक्रिय ऊर्जा का मान कम होगा तो रिएक्शन भागेगा, जल्दी पहुंचेगा आप उस पॉइंट से। ठीक, समझ गए उत्प्रेरक का 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट है विकिरण का प्रभाव। विकिरण का यह सब जगह लागू नहीं होता है, या सब पॉइंट कहिएगा सब पे लागू होगा, ऐसा नहीं है। ठीक, किसी खास पे लागू होगा। जैसे एक रिएक्शन लिख रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन अभिक्रिया करके बनाता है क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। यदि यह सूर्य प्रकाश की एनर्जी, सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का सूत्र होता है h, प्लैंक कांस्टेंट, आप पढ़े प्लैंक का क्वांटम। सूर्य प्रकाश की एनर्जी का सूत्र क्या होता है, h। तो कहता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगा, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो अभिक्रिया कुछ सेकेंड में संपन्न हो जाएगी, अभिक्रिया कुछ सेकेंड में संपन्न। लेकिन यही अंधेरे कमरे में करवाएंगे, यहां पर नहीं दीजिए विकिरण, क्या कीजिए, अंधेरे कमरे में करवाएंगे। अंधेरे कमरे में यदि ये अभिक्रिया हुई उसको दिन भर लग जाएगा, कितना, दिन भर। अब कोई अभिक्रिया हो रहा है दिन भर में, अब कोई हो रहा है कुछ पल में, तो किसका स्पीड क्या देगा, कुछ पल में जो होगा। तो यहाँ पर कौन इफेक्ट डाला अभिक्रिया के वेग को, कहा दिन भर में हो रहा था अंधेरे कमरे में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति लिए अभिक्रिया जो है कुछ सेकेंड में होगी। तो यहाँ पर कौन इतना स्पीड को बढ़ाने का काम किया, सूर्य प्रकाश यानी विकिरण यानी इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य प्रकाश का भी इफेक्ट डालता है कुछ अभिक्रियाओं, ऐसा नहीं कर सकते सभी अभिक्रियाओं, कुछ अभिक्रियाओं। ठीक,
और 5 पॉइंट हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ताप का प्रभाव। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ताप का प्रभाव। ठीक है, छठा पॉइंट लिखिए, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ताप का बहुत इंपॉर्टेंट। आपके पीडीएफ नोट में हो सकता है कोई पॉइंट पहले आया हो, कोई पॉइंट बाद में आया हो, लेकिन सब पॉइंट पे चर्चा है। ठीक है, यदि कोई मान लीजिए कोई पॉइंट एक्स्ट्रा है यहाँ पे, क्योंकि वो पिछले साल का पीडीएफ है, ये साल आपको प्रोवाइड कर दिए, तो यदि मान लीजिए कोई पॉइंट लग रहा है तो कॉपी लिखने के क्रम में उस पॉइंट को आप टेक कर लीजिए, जोड़ लीजिए। अब समझिए ताप का प्रभाव। अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव बढ़ता है, तो ऐसा माना जाता है कि ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ऐसी मान्यता है कि 10 डिग्री सेल्सियस अभिक्रिया जितना पे हो रहा था, उसमें क्या किया हम, 10 डिग्री सेल्सियस अभिक्रिया का जो टेम्परेचर था उसको बढ़ा दिया। ताप का प्रभाव पड़ेगा, इस पर और ज़्यादा विस्तृत चर्चा होगा अगले वीडियो में। आर्हेनियस का समीकरण, उसी से आया है सर्कल हो जाता है आर्हेनियस का समीकरण। ठीक है, बहुत सवाल आता है, वहां पर भी टेम्परेचर का ही क्या इफेक्ट पड़ता है अभिक्रिया पे, वो बताया गया है। तो ऐसी मान्यता है कि ये आप 10 डिग्री सेल्सियस जो है, आप यदि अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाना चाहिए। 10 डिग्री सेल्सियस यदि अभिक्रिया का पहले किसी खास ताप पे हो रहा है अभिक्रिया, आप उसमें क्या कीजिए, 10 डिग्री सेल्सियस उसके टेम्परेचर को बढ़ा, अभिक्रिया का वेग क्या कहता है, दुगुना हो जाएगा। अभिक्रिया का वेग कितना होगा, दुगुना हो जाएगा। तो कहता है ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ा, लेकिन अच्छा क्यों बढ़ा, इसके 2 कारण, इसके 2 कारण, दोनों को एक ही जगह मेंशन कर देते हैं, पीडीएफ नोट में अलग अलग मेंशन। ठीक है, पहला तो हो गया अभिकारक के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि। अभिकारक के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि। ताप का काम क्या है? ताप जो है, जो अभिकारक है, रिएक्टेंट, उसके औसत गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है। औसत गतिज ऊर्जा को जब बढ़ा देता है तो जो अभिकारक तेजी के साथ टक्कर करेगा, टेम्परेचर और बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा और बढ़ेगा, और तेजी के साथ टक्कर करेगा, और तेजी के साथ टक्कर करेगा, जल्दी से टूटेगा, जल्दी से टूटेगा तब नया फॉर्म होगा। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना ना, तो पहले नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, बता दीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, तब फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके तब ये जो है क्या करता है, अमोनिया बनाता है। तो कहता है जब आप इसके टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा, अभिकारकों की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ गई, अभिकारकों की औसत गतिज ऊर्जा यदि बढ़ी तो यह तेजी के साथ टक्कर करने लगेगा, तेजी के साथ टक्कर करेगा तो तेजी के साथ प्रोडक्ट बनेगा, यानी अभिक्रिया का वेग। तो हमने कहा था कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़े तो अभिक्रिया का वेग कितना हो जाना चाहिए, 2। लेकिन जब इसको अप्लाई करके देखा तो 10 डिग्री सेल्सियस ताप को बढ़ाया तो अभिक्रिया का वेग उस रेशियो से नहीं बढ़ा, बहुत कम बढ़ा। तो बहुत कम बढ़ा, तब ये बात तब निकल के आया, यदि आप जो काम करने का था कर दिया, लेकिन फिर भी उस टाइप से रिजल्ट नहीं हुआ जितना मेहनत करने का था। लगा कि कुछ इसमें तब कमी, कुछ डिस्टर्बेंस। तो आपको जितना टेम्परेचर बढ़ाने कहा था अभिक्रिया का वेग बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन उस हिसाब से बढ़ा नहीं। आखिर कारण क्या है कि क्यों नहीं उस हिसाब से बढ़ा? तो यहाँ पर एक टर्म निकल के आता है, प्रभावकारी टक्करों की संख्या। प्रभावकारी टक्करों की संख्या, एक आता है टक्कर सिद्धांत, इसी में लास्ट में आपका है टक्कर सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी। ठीक, तो टक्कर सिद्धांत आएगा तब तक, अभी तत्काल जो आया है टर्म उस पर चर्चा कर देते हैं।
टक्कर सिद्धांत यह कहता है कि कुल टक्करों का अत्यंत कम भाग अभिक्रिया का वेग औसत गति ऊर्जा बढ़ा, तेजी के साथ टक्कर होने लगे। लेकिन टक्कर सिद्धांत ये कहता है, कॉलिजन थ्योरी ये कहता है कि कुल टक्करों का अत्यंत कम भाग ही अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने में सक्षम होता है, अन्य भाग बिना अभिक्रिया किए ही रह जाता है। अन्य भाग क्या होता है? बिना अभिक्रिया किए ही रह जाता है। तो कहता है कि जो अच्छा कहिएगा कैसे हो गया शासन? ठीक है, मान लीजिए 50 आदमी का एक झुंड है, हमने 50 आदमी को कहा कि कल आप लोग को पत्थर तोड़ना है। तो पत्थर तोड़ने के लिए बड़ा वाला कोई हथौड़ी लेकर आया 30 आदमी, और 20 आदमी जो है छोटा वाला हथौड़ी लेकर आया, इतना बड़ा वाला। अब वो मारे टक्कर को पत्थर को, अब पत्थर वाला टूटे उससे नहीं। क्यों? क्योंकि जितना पावर चाहिए तोड़ने के लिए पत्थर वो तो प्रोवाइड ही नहीं करवा पा रहा। तो टूटेगा। जो 30 व्यक्ति बड़ा वाला लेके आया है ज्यादा तेजी के साथ टक्कर मारेगा, उसका पावर ज्यादा रहेगा, फोर्स ज्यादा रहेगा, तो वो तोड़ देगा। लेकिन ये 20 लोग नहीं तोड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि अच्छा लोग तो कहेगा भाई 50 आदमी भिड़ा है काम करने के लिए, लेकिन क्या वो 50 आदमी तोड़ पा रहा है, काम कर पा रहा है? कहेगा नहीं। ये जो 20 आदमी है कमकोरी टाइप का, मतलब आप लोग के टाइप का, ये 20 आदमी जो है यह जो है नहीं तोड़ पा रहा है, क्योंकि जितना दम लगाने का है वो दम लगा ही नहीं रहा है। वही हाल कि कुल टक्करों का अत्यंत कम भाग ही अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने में सक्षम होता है, अन्य भाग बिना अभिक्रिया के ही रह जाता है। तो कहता है जो टक्कर अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है उसको कहेंगे प्रभावकारी टक्कर। प्रभावकारी टक्कर। और जो अभिक्रिया के वेग को नहीं बढ़ा पा रहा है वो आपका क्या होगा? अप्रभावकारी टक्कर। लेकिन जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा वो आपका होगा प्रभावकारी टक्कर। जो अभिक्रिया के वेग को नहीं बढ़ाएगा वो हो गया आपका अप्रभावकारी। इसका मतलब साफ है कि टक्कर करने वाले अणु को ये आपका खत्म हो, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक ये आपका क्या है? समाप्त। अब इसी टर्म से आगे का कुछ टर्म यूज करेंगे जो आपको दिखेगा। तो कहिएगा इसका मतलब है सर अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने के लिए 6 कारक था, 6 समाप्त। इसके आगे का बात बता रहे हैं, ठीक है? सक्रिय ऊर्जा और देहली ऊर्जा, ये 2 टर्म तो सा समझिएगा। हमने कहा कि कुछ टक्कर इसका इफेक्टिव है और बहुत सारा टक्कर इसका नॉन इफेक्टिव है, बिना कोई काम का। तो स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि जो टक्कर करने वाला कण है उसको एक न्यूनतम निश्चित ऊर्जा का होना आवश्यक है। टक्कर करने के लिए खास दम चाहिए कि नहीं, तब पत्थर टूटेगा। वही बात है कि टक्करों के प्रभावकारी होने के लिए टक्कर करने वाले अणुओं के पास एक न्यूनतम निश्चित ऊर्जा का होना आवश्यक है, जिसे हम लोग कहते हैं देहली ऊर्जा। अगर क्वेश्चन बैंक पूरा खोजे नहीं मिला देहली ऊर्जा, मिलेगा। आप इसको देखिए ऐसे थ्रेशोल्ड ऊर्जा सवाल आया हुआ है ध्यान बोर्ड में। क्या सवाल है? थ्रेशोल्ड ऊर्जा किसको कहते हैं? तो कहिएगा टक्कर करने वाले टक्करों के प्रभावकारी होने के लिए टक्कर करने वाले अणुओं के पास एक न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा का होना आवश्यक है, जिसे क्या कहते हैं? देहली ऊर्जा। तब जब देहली ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा अभिकारक के अणु को, तब उसको कहेंगे सक्रिय जटिल अणु। जब टक्कर करने के लायक उसको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है अभिकारक के अणुओं को, तो उसको कहते हैं सक्रिय जटिल अणु। एक एनर्जी लेवल का होना आवश्यक है, जिस एनर्जी लेवल को क्या कहते हैं। और आप यह भी जानते हैं प्रत्येक पदार्थ में ऊर्जा की एक मात्रा पहले से संचित रहती है, स्थितिज ऊर्जा। मान लीजिए किसी के पास स्थितिज ऊर्जा है 50 किलो और टक्कर को प्रभावकारी होने के लिए चाहिए कितना? 200 किलो।
ये आपका हो गया सामान्य अणु। ये जो इस एनर्जी लेवल पे पहुंचा उसको क्या कहते हैं? सक्रिय जटिल अणु। यानी आपको सामान्य से होना है क्या? सक्रिय जटिल अणु। कहिएगा 50 से सर 200 किलो जूल पहुंचने के लिए बाहर से सर दे दीजिए कितना किलो जूल? 150 किलो जूल चाहिए ही चाहिए। प्रत्येक पदार्थ में ऊर्जा की एक मात्रा फिक्स, तो मान लीजिए 50 किलो जूल, इसको सामान्य अणु कहेंगे। और टक्कर करने के लिए, कैसा टक्कर? प्रभावकारी टक्कर करने के लिए एक न्यूनतम एनर्जी लेवल चाहिए। इसको आप लोग क्या करते हैं? थ्रेशोल्ड ऊर्जा मान लेते हैं 200 किलो, तब यह सक्रिय जटिल अणु और इस अवस्था में यह टक्कर करता है। तो सामान्य से सक्रिय जटिल होने के लिए एक एनर्जी लेवल चाहिए, 50 से 200 पहुंचना है, 150 चाहिए कि नहीं बात? ठीक, इस एनर्जी लेवल को कहते हैं सक्रिय जटिल अणु। यहाँ से इस लेवल एनर्जी लेवल तक पहुंचने के जो आवश्यक ऊर्जा चाहिए उसको कहते हैं सक्रिय ऊर्जा। क्या कहते हैं? सक्रिय ऊर्जा। सवाल आया हुआ है बिहार बोर्ड में, एक्टिवेशन एनर्जी। सवाल आया हुआ है क्या? सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं? परिभाषा सुनो या मेरे साथ लिखिए। सामान्य अणुओं को सक्रिय जटिल अणुओं तक पहुंचने में लगे अतिरिक्त आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? सक्रिय ऊर्जा। नहीं सुन पाए? सामान्य अणुओं को सक्रिय जटिल अणुओं में परिवर्तित करने के लिए लगे अतिरिक्त आवश्यक ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। सक्रिय ऊर्जा का परिभाषा भी है, पीडीएफ नोट में लिखा हुआ, लिख लीजिए या मेरे साथ लिख लीजिए, कई को कहेगा सर सवाल क्या यही आया था बिहार बोर्ड में? कहेंगे सवाल क्या पूछा था? 2 अंक में ही पूछा था। वैसे अध्याय जैसे ही समाप्त हो जाएगा आपका, टोटल लेक्चर चौथा अध्याय लग जाएगा, तो 1 घंटे या 2 घंटे स्पेशल रहेगा। 10 साल का जितना भी एनुअल और कंपार्टमेंटल का एग्जाम हुआ है बिहार बोर्ड में, सबका क्वेश्चन एक एक करके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नॉन सब बता देंगे, उसके लिए टेंशन। ठीक, ये आपके मन में ऑलरेडी सवाल है। सवाल आया हुआ कि सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं? इसके लिए व्यंजक याद करें। तो सक्रिय ऊर्जा परिभाषा जानिए। सामान्य अणुओं को सक्रिय जटिल अणुओं में परिवर्तित करने के लिए अतिरिक्त आवश्यक ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। इसे ए द्वारा एक्टिवेशन एनर्जी। सवाल इसमें त्याग कर दिया था, इसके लिए व्यंजक लिखे, गणितीय गणित। अब 2 अंक है, प्रूव नहीं कर लीजिएगा लंबा चौड़ा। क्या कहते हैं? परिभाषा लिख दिए 1 अंक का, 1 अंक का सूत्र लिख दें। वो सूत्र क्या है उसको देख लीजिए, एक लिख दो, इसमें नहीं लेंगे आप लोग का। वो सूत्र क्या है उसको देखिए, ठीक है? वो सूत्र था, प्रूव करेंगे आगे प्रूव करेंगे। सूत्र है लॉग K2/K1 बराबर 2.3038 ये बार 2.3038 T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ठीक है, ये सूत्र है। K1 और K2 क्या है? K1 जो है ताप T1 पर वेग स्थिरांक, किसी खास टेम्परेचर पर यह वेग कांस्टेंट है, और इसी टेम्परेचर को आप बढ़ा दीजिएगा, उस पर भी कुछ वेग स्थिरांक बढ़ेगा निश्चित रूप से। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना आप लोग को, क्योंकि ये प्रूव करेंगे आगे। हम ये 2 नंबर का जो बिहार बोर्ड का सवाल है उसको सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है? ये आपका है सक्रिय ऊर्जा। वैसे सिर्फ इतना भी सोच आपको याद रहा ना, आप जो है सवाल बना सकते हैं। गैस कांस्टेंट ये मान सकेगा सर, गैस कांस्टेंट फर्स्ट में ढेरी मान लिखा था, कौन सा मान? एनर्जी का केस है तो मान रखिएगा 8.34 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, या मान लीजिए कैलोरी का केस आएगा 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन। सवाल किस टाइप से आया है उस टाइप से आपका मान आपको यहाँ से भी आप सवाल को बना सकते हैं आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रूफ समझना है, लेकिन जो है सवाल बनेगा तो सूत्र से ही। यदि सवाल आ गया उसी टाइप से फिर से बिहार बोर्ड में सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक आपको लिखना है। सामान्य अणुओं को सक्रिय जटिल अणुओं में परिवर्तित करने के लिए लगे अतिरिक्त आवश्यक ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। व्यंजक के लॉग K2/K1
EA बाय 2/303 R T2 माइनस T1 इंटू T1 इंटू कहीं पर टेंशन नहीं। ठीक, अब आज का टॉपिक आपका खत्म है। कल क्या पढ़ना है जिसको आपको पढ़ के कल नेक्स्ट वीडियो में आदत होगी ऑफलाइन होना। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ना है उसको देखिएगा। तो आपको नेक्स्ट टॉपिक में दो चीज पढ़ेंगे। छोटा टॉपिक है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और एक बड़ा टॉपिक चलेगा आर्हेनियस का समीकरण, जहां से आपको बहुत सारा जो है 5 नंबर का रिप्रूट करने आएगा, वहां से आता है। आया नहीं है बिहार बोर्ड में, लेकिन आर्हेनियस का समीकरण पूछेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग दो चीज को डिवाइन करके आइएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और आर्हेनियस का समीकरण। और आज जो है आप वीडियो में प्रत्येक व्यक्ति कमेंट सेक्शन में अपना नाम और किस ब्रांच से है वो लिखिए। कारण क्या है, हमको पता नहीं चल पा रहा है कि किस बच्चे तक वीडियो पहुंच रहा है, किस बच्चे तक वीडियो नहीं पहुंच रहा है। इसलिए कमेंट सेक्शन में आज जरूर जो जिस ब्रांच के हैं, 6 ब्रांच में से किसी ब्रांच के हो, आप उस ब्रांच का नाम और अपना नाम जरूर लिखिएगा, ताकि हमको अंदाजा आ जाए कि कहाँ तक बच्चों को पहुंच रहा है वीडियो, कहाँ नहीं पहुंच रहा है। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।